आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन पोर्टल बजरंग स्टडी में। हम जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 चल रहा था उसकी थोड़ी बातचीत कर रहे हैं, और चैप्टर नंबर 6 जो है वो प्रैक्टिकल की दृष्टि से और थ्योरेटिकल की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4 नंबर का चैप्टर है, यानी ये मान लीजिए 4 नंबर का यहाँ और 4 नंबर का वहाँ। तो कहने का मतलब ये कि टोटल 8 नंबर का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से प्रैक्टिकल तो जरूर आता ही है, थ्योरेटिकल में भी क्वेश्चन 100% आता है। तो हम जो है हमने कल का जो लेक्चर था उसमें मीटर सेतु जो था, मीटर सेतु को पढ़ा था, मीटर सेतु को पढ़ लिया था। मीटर सेतु में हमने अंत में प्रेक्षण सारणी वगैरह जो थी वो आपको बना के बताई थी। उसके बारे में ये भी बताया था कि जो यदि आपके पास थ्योरेटिकल में यदि आपके प्रैक्टिकल के अलावा जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें यदि वो आता है और आपके पास टाइम है तो आप एक रीडिंग निकाल के उसको बता दीजिए। समझ रहे बात को? एक रीडिंग को क्या करिए, बता दीजिए। ठीक है, इस प्रकार चलते हैं। तो इसमें हमने जो आपको करा दिया है वो मीटर सेतु था, उसमें प्रेक्षण सारणी वगैरह हैं वो हम करा चुके हैं। तो प्रेक्षण सारणी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यदि आपके पास बोर्ड में टाइम है तो आप उसे यार आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। एक रीडिंग उसमें करके आप आ सकते हैं, एक रीडिंग निकाल के आ जाना। वो मैंने जो वीडियो था इससे पहले जो वीडियो है उसमें निकाल के बताई गई थी प्रेक्षण सारणी में। अब हम एक दो चीजें थी जो उसमें आपके लिए समझनी जरूरी है। जैसे हमने प्रयोग किया था कि कोई भी चालक तार है जिसका यूज हमें करना है, विभव मापी है, तुम्हारा मीटर सेतु है, इनमें जो तार ज्यादातर उपयोग होते हैं वो मिश्र धातु के बने होते हैं, जिनमें मैग्नीन हो सकता है, कॉन्स्टेंटिन हो सकता है, यूरेका हो सकता है। तो ये दो चीजें उनको जरा समझ लीजिए आप, वो जरूरी है, बोर्ड में कई बार पूछी भी गई हैं। जैसे मैग्नीन है, मैग्नीन क्या है? मैग्नीन, मैग्नीन ये वायर है जो उपयोग होता है मीटर सेतु के तार के रूप में। इसमें 60% तो Cu होता है, मतलब कॉपर, प्लस क्या होता है? 60% Cu प्लस 40% क्या होता है? Na होता है, कॉपर होता है। ठीक है, 60% ये होता है। तो ये आपको इसमें याद रखना है कि 60% तो क्या होता है? कॉपर, और 40% क्या होता है? निकेल होता है। ठीक है, मैग्नीन वायर में। इसके बाद दूसरा हमारे पास जो वायर था जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही करा रहे हैं, कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन का वायर, ये भी मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। ये इसमें जो मिश्र धातु है उसमें स्थितियां इसकी कुछ अलग हैं, यानी कि ये थोड़ा सा इसमें ज्यादा चीजें कॉपर की हैं। इसके अलावा 84% इसमें कॉपर के अंश होते हैं, प्लस 12% इसमें मैग्नीज होता है, Mn, और 12% के लीजिए इसको एक बार और लिख देते हैं। तो 12% क्या होता है? Mn होता है, मैग्नीज होता है, और बाकी बचा 4% वो होता है निकेल, Ni। यानी ये मान लीजिए निकेल की मात्रा हर किसी में लगभग पाई जाती है। ठीक है, इसका अच्छा गुण के कारण। तो ये होता है, ये इसकी मात्रा है 4% है। ठीक है, तो हमने समझा कि मैग्नीन वायर का उपयोग किया जाता है। मैग्नीन वायर किस चीज से मिलकर बना होता है? क्योंकि मिश्र धातु है, 60% इसमें कॉपर होता है और 40% क्या होता है? निकेल होता है। इसके बाद कॉन्स्टेंटन जो वायर है ये भी एक मिश्र धातु से बना होता है। इसमें 84% तो होता है कॉपर, और 12% होता है मैग्नीज, और प्लस 4% होता है Na, यानी कि निकेल होता है। क्या होता है? Na होता है। अब एक क्वेश्चन उठता है साहब, इन इंस्ट्रूमेंट में, ये जो इंस्ट्रूमेंट है मीटर सेतु और विभव मापी, इन सभी में इन वायरों का उपयोग क्यों किया जाता है? तांबा का, कॉपर का, जस्ते का, एल्युमिनियम का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण समझ लीजिए जरा। इन तारों का, ये जो वायर है, ये जो मिश्र धातु है, इन वायरों का जो प्रतिरोध ताप गुणांक है, प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है, वह प्रतिरोधकता अधिकतम होती है। ये आपको याद रखना है, समझिए।
प्रतिरोधकता क्या होती है? अधिकतम होती है, अधिक होती है। तो इसको याद रखना, प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? कम होता है, और प्रतिरोधकता क्या होती है? अधिक होती है। इसलिए इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि तो ज्यादा ताप पर तुरंत तार क्या होता है? पिघल जाता है, पिघल जाता है, ये नष्ट हो जाता है। तो इसलिए इसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? कम होता है, और प्रतिरोधकता क्या होती है? अधिकतम होती है। ठीक है, तो इसलिए इन वायरों का उपयोग किया जाता है। ये आपकी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो टॉपिक है, इसमें अगला जो मीटर सेतु में जो स्थिति है, इसके अलावा एक चीज है कि मीटर सेतु में जो धारा है, धारा यानी विद्युत धारा, धारा को रुक रुक कर क्यों देते हैं? ये क्वेश्चन उठता है कि मीटर सेतु में धारा को रुक रुक कर क्यों दिया जाता है। यानी जब यूज करते हैं उसको, यानी जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमने लगाए थे उस दिन, यहाँ इस प्रकार से व्यास के थे, और यहाँ एक आर भी था, यानी कि मीटर सेतु था। इस प्रकार से हमने कुछ चीजें एल प्रकार की यहाँ लगाई थी, इसमें भी एल प्रकार का था, यहाँ एक पत्ती भी थी उसमें। इस प्रकार से कुछ व्यवस्था हर थी। यहाँ हमारे पास एक पैमाना भी था, 100 सेंटीमीटर लंबा था, 1 मीटर। इसके नीचे एक नंगा वायर था, ये इंसुलेशन रहित जो वायर था वो था। तो इसमें किया ये जाता है कि यहाँ इसमें क्या थी, एक सेल था, और ये जो सेल था इसके साथ ये कुंजी लगी हुई थी। ठीक है, अब ये जो जब यूज करते हैं इसको, यानी कि एक बार परिपथ बना दिया प्रैक्टिकल लैब में, परिपथ बनाने के बाद जब शाम को या जब भी आपने प्रैक्टिकल खत्म किया तो आप क्या करते हैं, इस कुंजी के प्लग को निकाल देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब इसमें लगातार धारा प्रवाहित होगी तो इस पूरे परिपथ का कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होता ही है, आपको पता ही है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का प्रतिरोध तो होता ही है। तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा लगातार धारा देने से। प्रतिरोध बढ़ने से यहाँ जो आपकी जो सेल लगा हुआ था उसमें जो धारा है, उसके द्वारा जो दी गई धारा है, उसका भी स्थिति क्या है, वो कमजोर हो जाएगी। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ इसमें रुक रुक कर धारा दी जाती है। ये आपकी समझ में आ गया होगा। यानी कि इस प्लग को हटा देते हैं, जब प्रैक्टिकल करते हैं तो इसमें प्लग में इसमें ऑन कर दिया जाता है, कुंजी को प्लग लगा दिया जाता है, इसमें से थप्पी से हाथ से ऐसे लगा के ऐसे कर दिया जाता है। ऐसे इस प्रकार से रहता ही रहती है, और ऐसे हाथ मार देते हैं उसमें, और अंदर कनेक्ट हो जाते हैं दोनों सिरे, ये वाला सिरा, ये वाला सिरा। ठीक, तो ये इस प्रकार से इसमें रुक रुक कर धारा इसलिए दी जाती है ताकि इसका प्रतिरोध जो है वो ना बढ़े और धारा का क्षरण उसमें ऊर्जा के रूप में ना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन था इसमें। इसके बाद इसमें क्वेश्चन उठता है कि साहब मीटर सेतु में लेकलांसी सेल का उपयोग किया जाता है। किसका? लेकलांसी। लेकलांसी सेल लगा हुआ था यहाँ, जो मैंने आपको अभी प्रदर्शित किया, यहाँ कुंजी थी। ठीक है, ये वाली चीज, ये लेकलांसी सेल था। तो लेकलांसी सेल का उपयोग किया जाता है। लेकलांसी सेल का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है संचायक सेल का नहीं, संचायक सेल का नहीं। इसका क्या कारण है साहब? हर चीज का कोई तो कारण होता है, तो इसका क्या कारण है जिसका इसका उपयोग किया जाता है? तो लेकलांसी सेल का उपयोग किया जाता है, सीसा संचायक सेल का नहीं। इसका कारण ये है कि लेकलांसी जो सेल है, इसे रुक रुक कर धारा प्राप्त होती है, रुक रुक कर धारा प्राप्त होती है। यानी कि लगातार धारा प्रवाहित नहीं होती है, लगातार धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये इसका मुख्यतः कारण है। समझ में आ रहा होगा आपको? ये क्या है, इसका मुख्यतः कारण है। लेकलांसी सेल से रुक रुक कर धारा प्राप्त होती है और लगातार धारा प्रवाहित इसमें नहीं होती है, जबकि सीसा संचायक सेल से अधिक मान की धारा लगातार प्राप्त होती है, लगातार इसमें प्रवाहित होती रहेगी। जिसके कारण इंस्ट्रूमेंट, आपका जो उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, औजार है आपके, इंस्ट्रूमेंट को औजार कहते हैं। तो जितना भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास है मीटर सेतु में, जितनी चीजें लगी हुई हैं, उनके जलने का खतरा क्या होगा? बढ़ जाएगा।
तो इसलिए इसमें लैग्रांज सेल का उपयोग किया जाता है, सीसा संचयक सेल का नहीं। यह आपकी समझ में अच्छे प्रकार से आ गया होगा। आगे चलते हैं साहब, ठीक है। तो ये क्या था, हमारे पास मीटर सेतु था। अब मीटर सेतु की कुछ सावधानियां भी हैं। मीटर सेतु में ये है कि मीटर सेतु जहां आपने बनाया है, एक चौड़ा टेबल आपके पास होना चाहिए, और वो जो टेबल है वो बिल्कुल समतल होना चाहिए, नहीं कुछ उबड़ खाबड़ हो, और एक स्थिति यानी इसमें नीचे कुछ इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए जैसे समतल हो, यानी या तो वो आपका जो फ्लैट है, यानी कि आपका जो फर्श है वो पूर्ण फ्लैट होना चाहिए, पूरा स्टार होना चाहिए। उसके ऊपर जो भी आपके पास टेबल वगैरह चौड़ी जो भी है, तो वो पूरी समतल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये होनी चाहिए। एक ये है कि इसमें धारा को रुक रुक कर प्रवाहित होना इसमें जरूरी है, यानी लैग्रांज सेल का प्रवाहित होना जरूरी है, प्राप्त इसमें लगाना जरूरी है, क्योंकि धारा जो है लगातार प्रवाहित होने से इंस्ट्रूमेंट के जलने का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा ये है कि लैग्रांज जो सेल हैं वो नवीनतम होने चाहिए। विस्फोटक या ऐसे सेल जो पिछली साल के हैं या 2-3 साल उनको हो गए, तो उनमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन के साथ उसकी ऑक्सीजन की अभिक्रिया हो जाती है, या कार्बन के साथ जल की अभिक्रिया हो जाती है, क्या वो पानी बन जाता है, ठीक है। तो कार्बन की तरह से पानी बनता है, उसमें जो पाउडर भरा जाता है वो पानी में बदल जाता है, इसका सेल फूल जाते हैं और उसे धारा प्रवाहित नहीं होती है। आप फालतू खंड में पूरी इंस्ट्रूमेंट को गड़बड़ कर देते हो और आप देखते रहते हो कहाँ गलती है कहाँ क्या है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, इस मीटर सेतु में थोड़ी ध्यान रखना है। इन चीजों की ऐसी सावधानियां थी जो आपको प्रैक्टिकल में लिखनी पड़ सकती है, ठीक है। अब अपन अगला टॉपिक करते हैं। इसके बाद जो टॉपिक अगला है वो है विभव मापी। बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, विभव मापी। क्या नाम इसका, विभव मापी। जैसा कि इसके नाम से परिचित हैं अपन, नाम से पता चल रहा है, इसका मुख्य कार्य है, इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य है ऐसी युक्ति की सहायता से दो परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य, परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य ऐसी युक्ति जिसके द्वारा परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य से शुद्धता से विभवांतर का मापन किया जाता है। यानी कि ऐसी युक्ति जिससे दो बिंदुओं के मध्य, बताएंगे कैसे दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का शुद्धता से मापन किया जाता है। ऐसी युक्ति जिससे दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का शुद्धता से मापन किया जाता है, क्या कहलाता है, विभव मापी कहलाता है। मैंने बोला नाम से परिचित है, जैसे विभव मापी मतलब मापने वाला, ठीक है। ऐसे दो शब्द हैं, एक विभव है, एक क्या है, मापी। तो विभव का मतलब समझ में आया आपको, ऐसी युक्ति जिससे दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन किया जाता है। आपके पास देखो ये बिंदु और ये बिंदु, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ठीक। तो इनके मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा वी, इसका मापन जो किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, विभव मापी द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, विभव मापी द्वारा किया जाएगा, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी, ठीक। अब इसमें क्या है, आगे चलते हैं अपन। एक शब्द है इसमें, एक शब्द आता है, इसके बाद जो स्थितियां हैं वो है कि एक क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन उठता है, विभव मापी वोल्ट मीटर, विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ है क्यों। विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ है क्यों। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है इसमें, इसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से आपको दिया जाएगा और पूर्ण से आपकी समझ में आ जाएगा। देखो हमने बोल रहा है विभव मापी क्या वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ है। आपको बताया वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है।
सामंत क्रम लगाया जाता है क्योंकि ये वोल्टा का मापन करता है। तो देखो ये आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई प्रतिरोध तार है और इसके समांतर क्रम में क्या किया हमने, एक वोल्टमीटर लगा दिया। ठीक है, यहां से हम इसमें आई मान की धारा प्रवाहित करेंगे। यह आ गया किरचॉफ के नियम के अनुसार संधि बिंदु। ठीक है, तो ये जो धारा यहाँ आई निकलेगी इसमें से आ रही है डायरेक्ट। यहां जो धारा होगी वो वोल्टमीटर के कारण क्या होगी, आई डैश होगी, और कुल जो धारा इसमें से प्रवाहित होगी वो होगी आई माइनस आई डैश। ठीक, ये समझ आया आपको? नहीं आया तो दोबारा देखते जरा। देखो आपके पास ये एक प्रतिरोध तार है। ठीक है, आप इसमें आई धारा प्रवाहित कर रहे हो तो इसमें उत्पन्न विभवांतर क्या होगा, V बराबर आई आर। ओम के नियम से यदि आई धारा प्रवाहित होगी तो इसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा, V, और प्रतिरोध क्या होगा, R। तो V बराबर क्या होगा, R। ये भी याद नहीं है आपको तो ये ब्रह्मास्त्र वाली स्थिति आप याद रखें, ये वाला, यहाँ V होगा, यहाँ I होगा, यहाँ R होगा। चाहे तो आप इसे ऐसे बना सकते हो, ओम का नियम याद करने की जरूरत नहीं है आपको। R और I, सॉरी, यहाँ आप R कर सकते हो, यहाँ I कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप जैसे बना करो। ध्यान रहे ऊपर V आएगा, V ऊपर आएगा, ये बदल सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। देखो V बराबर आई आर, I बराबर V बटे आर, R बराबर V बटे आई। ठीक है, तो हर स्थिति में क्या हो रहा है, V ऊपर आ रहा है। ठीक है, आना ना ऊपर, तो इस प्रकार ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। इसके बाद V बराबर आई आर हो गया, यानी कि आप इसमें आई धारा आपने प्रवाहित की, उत्पन्न विभवांतर क्या हो, इसमें V हो, तो इसमें से कुल विभवांतर क्या होगा, V बराबर आई आर होगा। अब क्या किया आपने, चालक तार के समांतर क्रम में क्या जोड़ दिया, एक वोल्टमीटर जोड़ दिया, ये जुड़ गया वोल्टमीटर। ठीक, अब यहां जब धारा आपने प्रवाहित की तो ये आ गया संधि बिंदु। अब यहां से धारा क्या होगी, नीचे की तरफ जाएगी। भाई ये तो आई धारा है, तो यहाँ क्या दूसरी धारा बचेगी ना, आई डैश मान लिया हमने इसको। तो यहाँ उत्पन्न विभवांतर कितना होगा, कितनी धारा प्रवाहित होगी, कितना विभवांतर, कुल कितना विभवांतर होगा, V बराबर आई माइनस आई डैश, धारा प्रवाहित होगी। ठीक, यानी कि वोल्टमीटर द्वारा जो धारा नापी गई वो कितनी थी, आई माइनस आई डैश। ठीक, यानी कि आर तो है नहीं, प्रतिरोध है इसमें कुछ, बिल्कुल। देखो यहां से धारा आई प्रवाहित किया आपने, ऐसे समझो, आई धारा प्रवाहित की, यहाँ संधि बिंदु आ गया, इसमें आई डैश नीचे की तरफ आ गया, ये ऊपर की तरफ। ठीक, तो ऐसे कर लीजिए कि यहां जो आपको विभवांतर प्राप्त हुआ V डैश बराबर आई माइनस आई डैश, ये प्राप्त हुआ। ठीक, V डैश बराबर क्या प्राप्त हुआ, V डैश बराबर आई माइनस आई डैश प्राप्त हुआ। इसके बाद क्या, देखो आपके यहां पर यानी कि ये जो देखो यहां से धारा आ गई, ये वाली नीचे की तरफ, यहां से धारा जब आगे की ओर जा रही है ये वाली, तो ये क्या है, आई है। यहाँ से भाई यहाँ से ये तो आई है, लेकिन आगे जाके क्या आ रही है इसमें, आई डैश। तो कुल धारा इसमें कितनी प्रवाहित हुई, आई में से आप आई डैश घटाओ, कुल धारा बची। ठीक, यानी कि कुल विभवांतर बचा। कुल विभवांतर क्या बचा, यदि कुल विभवांतर हमारे पास क्या हो, V डैश हो, तो V डैश बराबर कितना प्राप्त हुआ आपको, धारा के बराबर विभवांतर प्राप्त होगा, आई माइनस आई डैश। ये बात क्लियर, समझ आइए बातें आपको। ठीक, अब क्या हुआ, देखो लिखेंगे कैसे इसको। लिखने का ये है कि आपके पास एक प्रतिरोध तार है AB, उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो उसके द्वारा जो उत्पन्न विभवांतर है वो क्या होगा, V बराबर आई आर होगा। ये तो है विभव मापी, V बराबर आई आर। ठीक, जब आपने चालक तार के समांतर में विभवांतर कोई वोल्टमीटर जोड़ दिया तो यह वोल्टमीटर परिपथ से कुछ मान की धारा लेगा, यानी कि वोल्टमीटर का कुछ क्या होगा, प्रतिरोध होगा। जब कुछ मान की धारा लेगा तो वो धारा क्या कहलाएगी, विभवांतर के बराबर होगी। ठीक है, तो यदि विभवांतर V डैश हो तो धारा कितनी प्राप्त होगी, V बराबर आई माइनस आई डैश। यानी कि वोल्टमीटर का क्या हुआ, वोल्टमीटर के कुछ विभवांतर हुआ, वोल्टमीटर ने कुछ विभवांतर ग्रहण किया, वोल्टमीटर ने कुछ धारा ग्रहण की अपनी ओर, आई डैश ग्रहण की थी, तो विभवांतर भी ग्रहण करेगा, सीधी बात है। तो इसलिए क्या हुआ, तो वोल्टमीटर जो है ना, वोल्टमीटर शुद्ध और वास्तविक
शुद्ध व वास्तविक विभवांतर का मापन नहीं करता। शुद्ध व वास्तविक विभवांतर का मापन नहीं करता है, जबकि विभव मापी, ये विभव मापी है V बराबर आई आर, ये वाला जो है, जबकि विभव मापी परिपथ से शुद्ध और वास्तविक विभवांतर का मापन करता है। क्यों? क्योंकि इसका कारण यह है कि ये विभव मापी जो है वह शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। अर्थात इसका मतलब शून्य विक्षेप विधि का मतलब क्या है कि यह परिपथ से कोई धारा ग्रहण नहीं करता है। परिपथ से कोई धारा ग्रहण नहीं करेगा तो पूर्णतः शुद्ध का मापन करेगा, सीधी बात है, कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन उसकी त्रुटि होती है, यानी कि धारा ग्रहण करता है। इसलिए जब शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है विभव मापी, तो इसलिए क्या करता है, इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, कोई इसका त्रुटि नहीं होती है, पूर्णतः शुद्धता का मापन करता है। लेकिन ये विभव मापी है, जो वोल्ट मीटर है, ये इसका कुछ प्रतिरोध होता है स्वयं का, ठीक है, और परिपथ से ये धारा लेता है उस प्रतिरोध को उभारने के लिए, निकालने के लिए, ठीक है। तो उस धारा को क्या करता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है। इसलिए पूर्ण और शुद्धता का मापन, पूर्णतः और शुद्ध विभवांतर का मापन नहीं कर पाता है। इसलिए जो वोल्ट मीटर है वो विभव मापी से कम श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ नहीं है, यानी कि विभव मापी वोल्ट मीटर से ज्यादा श्रेष्ठ है, ये कह सकते हो। ये आपकी बात समझ में आई होगी। इसके बाद है क्या, इसके बाद है आपके पास दूसरी स्थिति है विभव प्रवणता। क्या है विभव प्रवणता? विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। देखिए, एक समान आपके पास कोई क्षेत्र है, क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अनुदिश, एक समान विद्युत क्षेत्र में, भाई ये आपके पास मान लो कोई क्षेत्र है, ठीक है, ये आपके पास क्या कुछ क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अनुदिश, ये क्षेत्र की दिशा मान लो, ये वाली क्षेत्र की दिशा के अनुदिश, एक समान क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अनुदिश दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर, यानी कि जितना ये चालक तार AB अंदर की ओर बढ़ेगा, दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है। दोबारा समझो, एक समान विद्युत क्षेत्र है आपके पास, उस क्षेत्र की दिशा के अनुदिश, एक समान क्षेत्र है, उस क्षेत्र की दिशा के अनुदिश दूरी के साथ साथ जितनी दूरी बढ़ेगी उतना ही विभव में क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसे ही क्या कहेंगे, विभव प्रवणता कहेंगे। अब कहने का मतलब कुल क्या हुआ, आपको ये भाषा याद नहीं रहेगी। अब इस भाषा को करने के लिए आप क्या करेंगे, यानी कि विभव प्रवणता, आप ऐसे याद रखना इसको, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता बराबर, विभव प्रवणता बराबर क्या होगा, विभव मापी में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। विभव मापी मत करिए, ऐसे करिए, विभव में परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। तो ये क्या है, दोनों आप इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, विभव प्रवणता थी। एक बार पुनः समझ लेंगे इसको, विभव प्रवणता का मतलब क्या है। विभव प्रवणता का मतलब है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अनुदिश, जिधर क्षेत्र है उधर ही क्षेत्र की दिशा के अनुदिश, क्षेत्र की दिशा के अनुदिश दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन की दर को, दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। आप इसका एक फॉर्मूला याद रखेंगे, विभव प्रवणता बराबर क्या है, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, ठीक है। तो विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, ये एक अनुपातिक राशि है और इसका मात्रक नहीं होता है। क्या ये अनुपातिक राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। आगे स्थिति क्या है सर, आगे हम समझेंगे। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है विभव मापी की
संरचना। क्या समझेंगे? विभव मापी की संरचना। ये एक इम्पोर्टेंट है, इसका एक चित्र भी है, इसमें सिद्धांत भी है, इसका कुछ वर्णन भी है। ये जो टॉपिक है आपका विभव मापी की संरचना, बहुत अच्छा टॉपिक है। इस साल ये इसके सिद्धांत के आने के चांसेस इस साल बहुत जरूरी है। विभव प्रवणता आधे नंबर में आ सकती है। तो अब अगला जो वीडियो आएगा हमारा, वो विभव मापी की क्या पढ़ेंगे अपन, संरचना पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा, आप इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए और हमें थोड़ा मोटिवेशन दीजिए कि आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो उसके लिए आप थैंक्स भी हमसे बोल सकते हैं। और इसके लिए आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।